जय हिंद। स्वागत करता हूँ सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज गए और मैं आ चुका हूँ आपके बीच इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो है हम सब देखिए इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है सोल्जर ट्रेड्समैन 10th के पेपर को करने वाले हैं, जो कि है देखो आपका आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर पंजाब का। ठीक है, और ये जो पेपर है ये देखो आपका पेपर है 2021 का, जो कि एग्जाम हुई थी आपकी 28 फरवरी को। ठीक है, अभी नई साल की पेपर है और पूरा उम्मीद है कि जो आपका 25 जुलाई 2021 को जो एग्जाम होगा वो ट्रेड्समैन वालों का इसी पैटर्न पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी कोई क्लास अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ देखिए सबको पता होता है कि जो पासिंग मार्क्स 32 मार्क्स की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स की है एंड ड्यूरेशन जो है 60 मिनट की है। तो ये तो बेसिक जानकारी है जो पेपर में दी जाती है। तो चलिए पेपर को कर लेंगे। पेपर बनाने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्लास को सेशन को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि देखिए कि पेपर निकालने में बहुत सारी परेशानियों की सामना करनी पड़ती है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करो और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस पेपर को शेयर जरूर करेगा, इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को, आज के सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे आपका दिया। उससे पहले एक रूटीन देख लीजिएगा। ठीक है, रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो हमारी सभी क्लासेस को आप सब ज्वाइन जरूर करें। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखो आपका कि भारत में मानव वन्य जीव मानस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क इन इंडिया सिचुएटेड? कहाँ पे है? असम में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है या सिक्किम में? तो सबको पढ़ाया हुआ है और सभी को ही बताना। ठीक है, तो याद रखना आपका भारत में जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है ये देखो आपका कहाँ पे, तो असम में है। ठीक है, और उसके साथ साथ सबको याद रखिएगा कि आज जो है आपको जो 30 क्वेश्चन जीके जैसे करवाई जाएगी प्रीवियस ईयर में, उसमें मैं आपको एवरीडे जीके जिसका टारगेट देता हूँ, ये आप सब जानते हैं। तो आज का जो आपका टारगेट है वो देखो आपका 25 का रहेगा। ठीक है, सबको को टारगेट में 25 का दे रहा हूँ। कल देखो, कल के पेपर में मैंने आपको 30 आउट ऑफ 30 दिया था, क्योंकि कल के पेपर में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आज का जो पेपर इसमें थोड़े से क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे जीके जीएस सेशन के, तो मैं आपको 25 टारगेट दे रहा हूँ। सभी को बताने की कोशिश कीजिएगा। 25 आउट ऑफ 30 है, 30 में से सभी को टारगेट है 25 का। ठीक है, सबको 25 एवं ही बनाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है देखो आपका, हु वाज कॉल्ड एज शेरे पंजाब? शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? CF एंड्रूज, सरदार भगत सिंह, CR दास या फिर देखिए आपका लाला लाजपत राय। सबसे पहले एक बात जान लो कि इसके अनुसार मत चलना। इसमें क्या टिक लगा वो स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया, जो उन्होंने एग्जाम देते वक्त लगाया था, तो आपको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबको बताना कि शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है। सबसे पहले बताओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो राइट आंसर क्या होगी? चलिए बिल्कुल सही राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। वेल डन, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है देखो, हु हैड रिटन पंचतंत्र? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा या नागार्जुन? बताना है कि जो पंचतंत्र है उन्हीं में से किसके द्वारा लिखी गई। तो याद रखिएगा पंचतंत्र किसने लिखा? तो जो पंचतंत्र है ये देखो लिखा हुआ है विष्णु शर्मा जी के द्वारा, सभी को पता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। सभी करवाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो आपको करवा दिए गए हैं अप्रोक्सीमेटली। ज्यादातर आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करवाए क्लासेज में भी। ठीक है, तो लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर का मतलब क्या है? फुल फॉर्म बताना है। लेजर का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रैक्टिस स्टडी क्लास में करवाया था। बताओ लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना लेजर का जो फुल फॉर्म है ये मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। देखो वो होता है आपका लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेजर का फुल फॉर्म जो ऑप्शन नंबर डी के रूप में चलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ाज? सतपुड़ा की रानी के रूप में कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कार्डमोरम या फिर देखिए आपकी पंचमढ़ी। इन में से किसे जो है देखो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? किस पर्वत श्रेणी को, किस पहाड़ी इलाका को? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखिएगा कि सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी को बुलाया जाता है। ठीक है, पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है देखो आपका यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित लोगों में से किसको हराया था? बिंदुसार को, पोरस को, सेल्यूकस को या फिर देखिए अलेक्जेंडर को? तो मैंने फिर से बोल रहा हूं मैं कि ये नहीं कि उसने क्या मारा उसके साथ चलना। ठीक है, सबको अपना अपना बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से देखो सेल्यूकस को हराया था। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेनापति था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको हराया था? याद रखना सेल्यूकस को हराया था। ठीक है, सेल्यूकस को हराया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो आपका कलिंगा वॉर वॉज फाउट इन विच BC? कलिंगा की लड़ाई कौन सी ईसा पूर्व में लड़ी गई? 324 ईसा पूर्व में, 510 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में या फिर देखिए 290 ईसा पूर्व में? तो याद रखिएगा जो आपकी देखो कलिंग वॉर, ठीक है, जो आपकी कलिंग की लड़ाई हुई थी, कलिंग युद्ध जो हुई थी, ये आपकी लड़ी गई थी 261 BC में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में जो है आपका कलिंग युद्ध हुआ था, सबको याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्या है, चेक कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया इंडिविजुअली। क्या दिया हुआ है, देखो कि भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्की लड़ाकू विमान का नाम क्या है। क्या है, देखो चेतक है, ब्रह्मोस है, अस्ट्रा है या तेजस है। तो सभी के आंसर देखना चाहूंगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बताना है, बहुत ये न्यूज में रहा है और बहुत देशों के द्वारा ऑर्डर हुए इंडिया को खरीदने के लिए इंडिया से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को बताइएगा कि भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्की लड़ाकू विमान कौन सी है, जल्दी से आंसर करना। तो चलो आंसर आ रहे हैं सबके, ठीक है। मैं आंसर यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपका। देखिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है आपका कौन सा है, तो ये देखो है यहाँ पे आपका तेजस, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी तेजस। ब्रह्मोस देखिए एक मिसाइल है जो कि इंडिया एंड रशिया ने बनाया है, सुपरसोनिक, तो ये अलग चीज है ब्रह्मोस, और ये दोनों अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है देखो आपका तेजस है, ठीक है। तेजस जो है ये आपका एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी तेजस, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, शिवालिक, विंध्या, सतपुड़ा या फिर हिमालय। ये आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबके आंसर करिएगा, आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, सभी के आंसर जो है यहाँ पे आने चाहिए। तो चलो सबके अपने आंसर बताना, आपके आंसर्स क्या होंगे। तो याद रखिएगा कि कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो वो देखो आपका सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा जो है ये आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है स्थित है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा जो आपका दक्षिण में स्थित है नर्मदा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। ये क्या है, चेक कर लो यहाँ पे। हु इज ऑथर ऑफ द यहाँ पे खुलासत उल तौरीख के लेखक कौन है। खुलासत उल तौरीख का लेखक कौन है, सुजान राय या फिर देखिए आपकी यहाँ पे अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर अबुल फजल या फिर देखिए आपके इनायत खां। सभी को बताइएगा। तो याद रखिएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो आपका यहाँ पे देखो खुलासत उल तौरीख। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो है देखो कौन लेखक है, तो है देखो आपके सुजान राय, ठीक है। सुजान राय जो है इनके द्वारा जो है देखो खुलाफत उल तौरीख नामक पुस्तक लिखी थी, खुलासत उल तौरीख, ठीक है, सुजान राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपके दी हुई है कि इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी 2003 में, 1983 में, 1973 में या फिर 1993 में। सभी को बताइएगा कि भारत में टाइगर परियोजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा भारत में जो टाइगर परियोजना की शुरुआत है ये देखो आपका किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1973 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी 1973 होगी सभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक डाउन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कौन सी, ये दी हुई है देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। निम्न में से कौन सा नर्म धातु कौन सा है। यहाँ पे देखो आपका देखिए प्लेटिनम, लोहा, चांदी या एल्यूमिनियम। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से सबसे नर्म धातु कौन सा है। देखिए सबसे नर्म धातु के रूप में तो ऐसे कैल्शियम को जानते हैं, ठीक है। सबसे नर्म धातु जो है कैल्शियम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिला नहीं है, यहाँ पे आपको कैल्शियम दिया नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपकी सीरीज वाइज जो आता है वो देखो एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है ये यहाँ पे आपका सबसे नर्म धातु के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल है। ये है देखो यहाँ पे आपका थॉमस कप इज रिलेटेड टू गेम। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ, ये है यहाँ पे बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। जल्दी से आंसर करना, बिना किसी मिस्टेक के साथ सब कुछ करिएगा, ठीक है। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। सभी के आंसर आने चाहिए। तो याद रखिएगा जो थॉमस कप है ये देखो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन से, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि इसके द्वारा क्या आंसर लगाएगा स्टूडेंट के द्वारा, उसको मत देखिएगा, अपना अपना सबकी बनाइएगा। देखिए राइट आंसर होगा बैडमिंटन, ठीक है। यहाँ देखो इन्होंने टेनिस को लगाया तो ये सही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, तो बैडमिंटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो क्या है, देखो आपका व्हाट डज रिएक्टर स्केल मेजर्स। रिएक्टर पैमाने से क्या नापते हैं, वजन को, ग्रहों के बीच की दूरी को, भूकंप को या प्रदूषण को। सबके आंसर करिएगा कि रिएक्टर पैमाने से जो है क्या मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं। तो याद रखिएगा रिएक्टर स्केल से जो देखो अर्थ की यहाँ पे भूकंप को जो है मापते हैं। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी भूकंप। चलिए सभी की सही गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। मराठा राज्य शिवाजी द्वारा के राज्य के दौरान स्थापित किया गया था। द मराठा किंगडम वाज फाउंडेड बाय शिवाजी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किसके रीजन से, औरंगजेब के या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर अकबर के या फिर शाहजहां के। किसके राज्य के समय जो है आपका देखो मराठा राज्य शिवाजी द्वारा स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के शासन के समय जो है देखो आपका मराठा राज्य की नींव रखी गई थी शिवाजी के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपकी रीजनिंग दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये सब देखो आपकी रीजनिंग है, ठीक है। थोड़ा आप क्वेश्चन देख लो, पर यहाँ पे बना नहीं पाएंगे क्योंकि उतनी स्पेस होती नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए, कुछ वैसा नहीं बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ वैसे आपको टफ क्वेश्चन दिया नहीं गया है, ठीक है। तो
चलो यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हुए सीधे मैं आप लिए चलता हूँ, देखो आपको यहाँ पे जो है साइंस सेक्शन पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, वहाँ पे आपकी 15 जीके की हो गई, 5 रीजनिंग की थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो है सेक्शन सी में 21 to 35 देखिए आपका साइंस होगा। क्या दिया हुआ है देखो कि किसी रोग के प्रति हमारे शरीर के प्रतिरोधकता को कहते हैं द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी और डिजीज इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, औरकता कहते हैं, या फिर देखिए अरक्ता कहते हैं, या फिर देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है देखो अति श्वेत कोशिका रक्ता कहते हैं, या फिर देखिए आपकी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो आपका तो बहुलेतनीयकर्ता कहते हैं, या फिर देखो प्रतिरक्षा कहते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को जो है प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इम्यूनिटी। सभी के आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या है देखो कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन इट कॉल्ड एसिडिक रेन। जब वर्षा के पानी का पीएच मान से कम हो जाता है वह अम्ल वर्षा कहलाती है। यहाँ पे बताना है कि कितने से जो है देखो वर्षा के जल का जो है कितने पीएच मान से जो जब कम होगा वर्षा के पानी का पीएच मान, तब जो है आपका देखो अम्ल वर्षा होता है। तो ऐसे देखिए जो राइट होता है वो देखो आपका 5.6 होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 होता है। तो बेसिक तौर से यहाँ पे आपसे क्या पूछा कि कितने से कम हो जाएगा, तो वो देखो आप यहाँ पे 5 को कंसीडर करो, क्योंकि जो नियरेस्ट टर्म है यहाँ पे वो आपका बी है 5, ठीक है। 5 से कम होगा तब जाकर आपका अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाता है, ठीक है। बी को आपको कंसीडर करना हो, क्योंकि देखो एक 10 एक 9 है एक 12 है, तो नियरेस्ट तो बी ही हुआ 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। ये है देखो यहाँ पे आपका कि बाउंसेंसी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसी वस्तु की उछाल निर्भर करता है किस पर, उस वस्तु के द्वारा स्थापित तरल के द्रव्यमान से, कि वस्तु का क्या द्रव्यमान है उससे, कि वस्तु की कितनी गहराई में उस वस्तु को डुबाया गया है इससे, या फिर की वस्तु का क्या आकार है उससे, ठीक है। सभी को बताइएगा कि बाउंसेंसी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे ये जो है आप सबको आंसर करना है। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु की बाउंसेंसी या फिर बोलो तो उसका उछाल जो है वो निर्भर करता है। देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या है आपका, तो चलिए सबको आंसर कीजिएगा और जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। उस वस्तु के वास्तविक तरल का द्रव्यमान से, जो यहाँ पे जितनी मास देखो जो बॉडी के द्वारा जितनी मास लिक्विड की डिस्प्लेस की गई है वो जो है बताता है कि वो कितना उछाल ग्रहण करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। ये है देखो आपका कि विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, या फिर देखिए आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सभी को बताइएगा कि अग्निशमक में जो है इनमें से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अग्निशमक में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो जो अग्निशमक है ना उसमें देखो आपका उपयोग किया जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर है वो है देखो आपके ऑप्शन नंबर बी CO2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो कराया हुआ क्वेश्चन है, सभी को बताइएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि परमाणु हल्के से पैक रहते हैं, उनमें उच्च गलनांक होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से, या फिर ऑल ऑफ दीज, यह सभी। तो चलिए सबके आंसर बताइएगा, आपके आंसर्स क्या है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज मारा हुआ है इस स्टूडेंट के द्वारा, इन्होंने ऑल ऑफ दीज को किया है, पर आप सब अपना अपना बताइएगा कि आपके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। किस वजह से जो है धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं, सभी को ये क्वेश्चन करवा रखे हैं, ऑलमोस्ट जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं जो भी क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए सबको बताइएगा कि धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि, तो देखो उसका जो राइट आंसर है वो ये है कि दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, सबको पढ़ाया था, उनमें इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं होते, इस वजह से जो है कोई भी धातु जो है देखो बिजली का अच्छा चालक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। ये है देखो आपका इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर देखिए आपके यहाँ पे फोटोन। बताना है कि एक न्यूट्रल एटम में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है। तो याद रखिएगा कि एक यहाँ पे देखो आपका न्यूट्रल एटम में जो है देखो आपका किसी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, राइट आंसर क्या होगी, तो प्रोटॉन, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। ये है देखो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म इज नॉट कैपेबल टू लुक। एक मनुष्य को दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है, वह में देखने में सक्षम नहीं है, पास की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, साफ दृष्टि को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको भी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जिसका कंप्लीट होगा ना वो इसको इजी से बना लेगा। तो चलो बताना कि एक मनुष्य को दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है तो वह देखने में क्या सक्षम नहीं रहेगा। तो याद रहेगा कि जिसको भी दृष्टि वैषम्य होती है ना, जिसको भी देखो यहाँ पे आपका एस्टिग्मेटिज्म होता है, वो देखो आपका उसकी साफ दृष्टि, उसकी क्लियर विजन नहीं होती है, ठीक है।
ये जो है राइट आंसर होगा, उसमें जो है क्लियर विजन नहीं पाई जाती। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन करवाया था, तो सभी के आंसर आने चाहिए। देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल फॉर डीमैग्नेटाइज और मैग्नेट। क्या होता है, देखो किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? लोहे के संपर्क में रखना, चुंबक में हथौड़ा मारना, या फिर देखिए आपका ठंडा करना, या फिर देखो आपको यहाँ पे पानी में रखना, पुटिंग इन वाटर। बताना है इनमें से क्या होगा, ठीक है। सभी को करवाया था, लगभग सभी को पता, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़े नामी ने पूछ रखा है, देखो हर एक पेपर में देखने को मिलता है। तो क्या आंसर होगा, देखो तो किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? तो वो है देखो आपका चुंबक में हथौड़ा मारना। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चुंबक में हथौड़े मारने की वजह से चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 29, ये भी करवाया हुआ है। सबको बताइएगा क्या होगा यहाँ पे, देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन अ सेम फेस इज कॉल्ड एज। क्या दिया हुआ, देखो एक समान प्रावस्था में एक माध्यम के किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को कहते हैं आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, संपीड़न, या फिर देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है तरंग गति। क्या बोलते हैं ये जो आपको यहाँ पे बतानी है, वेव मोशन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। सबको बताइएगा कि समान प्रावस्था में एक माध्यम के किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एक समान प्रावस्था में एक माध्यम के किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को जो है देखो तरंगदैर्ध्य के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्ध्य। सबकी हो गई होगी ना, चलिए बहुत अच्छे। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्ध्य के नाम से जानते हैं, वेवलेंथ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्या है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो कि इन विच मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? क्रिस्टल में, वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब निर्वात होता है, हिंदी में निर्वात बोलते हैं, याद रखिएगा, यानी कि वैक्यूम है तो कंफ्यूज हो जाना, इसका मतलब निर्वात भी होता है, याद निर्वात, ठीक है, या फिर पानी में या हवा में। तो चलिए सब कुछ जल्दी से आंसर करिएगा कि किस मीडियम में जो है देखो आपका प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। जल्दी से आंसर करना बिना किसी मिस्टेक के साथ। तो राइट आंसर क्या होगी, तो राइट आंसर देखो आपकी वैक्यूम। चलो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, सबको उसका आंसर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना, अभी मत बताना। देखो प्रकाश अधिकतम किसमें हुआ, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रकाश किसमें हो गया, तो प्रकाश मानो होता है आपका निर्वात में, जिसको एक तरीके से वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है। अभी कुछ दिन पहले ही करवाया था, किसी ने किसी प्रीवियस ईयर में ही करवाया था, मैंने शायद अभी 3 दिन से प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। तो सबको बताने कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, बहुत बार पढ़ाया भी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो दो चीजें कंटिन्यू पूछ जाती है, पहला कि प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो वो तो आपका निर्वात हो गया, वैक्यूम, ठीक है। और एक और आता है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, सबको बताएगा, होमवर्क है, ठीक है। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना और सभी के आंसर मेरे को चाहिए, क्योंकि सभी को पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है। ये क्या है, देखो आपका दिया हुआ है, देखो द पल्स रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज पर मिनट। नवजात शिशु की नब्ज दर कितने प्रति मिनट होती है? 120 to 160, 90 to 110, 80 to 90, या फिर देखो 7 to 80। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन से चारों में बताना है कि न्यू बॉर्न बेबी जो नवजात शिशु होते हैं, उनकी नब्ज दर कितनी होती है। तो याद रखिएगा नवजात शिशुओं की देखो जो नब्ज दर होती है वो आपकी 70 to 190 इसके बीच में होती है, ठीक है। अब किसी की कितनी भी हो सकती है, किसी बच्चे की ज़्यादा जा सकती है 70 से, किसी की 180 जा सकती है, किसी की 160, किसी की 70 भी हो सकती है, किसी की 72, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है ना 70 to 190 होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा सही लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो मिनिमम तो आपको रखना होगा, मिनिमम मानो जो है वो है, अब अधिकतम तो 190 तक जा सकता है, तो मानो इसने अधिकतम 80 माना है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको रखना होगा। तो मिनिमम में कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 70 to 80। ऐसे तो 190 होगा, लेकिन दिया नहीं है तो 70 to 80 चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये है देखो आपका यहाँ पे कि इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल का ध्वनि क्या दिया, देखो दर्दनाक है। हाउ मच डेसिबल्स क्या है, देखो हाउ मच डेसिबल्स ऑफ साउंड इज पेनफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स। अब मेरे को यहाँ पे क्या लग रहा है ना, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो 3 दिन से जीडी वाले बना रहे थे, जीडी वाले से ज़्यादातर ट्रेडमैन वाले का पेपर है, ऐसा लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन देखो कारण क्या होता है ना कि जीडी में देखो पोस्ट अधिक होती है, ठीक है। इस वजह से जीडी की पेपर थोड़ी ईजी बनाई जाती है, वो हमेशा बेसिक लेवल ही होती है, जीडी की पेपर थोड़ी सी ईजी। लेकिन देखो जो ट्रेड्समैन होती है इनकी पोस्ट काफ़ी कम होती है, जिससे इनके पेपर को थोड़ा सा टफ हर बार रखा गया है। इस बार भी जीके जिस तो कोई बड़ी बात है। मैथ देखो इजी होता है, ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैथ एंड आपकी देखो रीजनिंग ये इजी रहेगी, हर एक ब्रांच की मैथ और रीजनिंग इजी रहेगी। लेकिन खास करके जो ट्रेडिशनल वाले होते हैं इनके देखो थोड़ी सी जीके जिसको एडवांस रखा जाता है, क्योंकि कारण क्या है ना कि पोस्ट बहुत कम होती है। बाकी जीडी वालों की बेसिक होती है, क्योंकि इनमें पोस्ट तो 900, 1000, किसी के 1200, किसी के 600 बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के 2500 भी होते हैं, तो ये अलग चीज़ें हैं। तो बेसिक सी चीज़ें थोड़ा आपको टफ क्वेश्चन आजकल लगेगा ही, इसलिए मैंने आपको टारगेट कम दिया था। क्या देखो यहाँ पे कि इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल का ध्वनि दर्दनाक
दर्दनाक है, ये 90 है, 130 है, 180 है या 110 है। तो याद रखिएगा कि इंसान के कान के लिए, ठीक है, इंसान के कान के लिए जो सबसे दर्दनाक, देखो इस दर्द तो देना स्टार्ट होता है 90 से ही, ठीक है, 90 से जो इंसान को दर्द देने लगता है 110 में थोड़ा सा और दर्द बढ़ जाता है, लेकिन जब सबसे अधिक होता है वो देखो होता है 130 में। इसमें अलग अलग झटके लगने लगते हैं इंसान को दर्द के, ठीक है, अलग अलग दर्द के झटके लगने लगते हैं। तो याद रखिएगा 130 जो सबसे दर्दनाक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये है देखो यहाँ पे आपका, एज पर फिजिक्स विच एमोंग आर द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लचीला पदार्थ है? जल्दी से आंसर करना, पढ़ाया है, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी हुआ था पिछला क्लास में, मेरे को याद है। तो चलिए सबको बताइएगा कि निम्न में से भौतिक विज्ञान के अनुसार, देखिए भौतिक विज्ञान बोला है, ऐसे जो है मत देखना, भौतिक विज्ञान के अनुसार को फिजिक्स के अनुसार देखनी है। तो फिजिक्स का सेशन में ही मैंने आप सबको पढ़ाया था। तो आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? लगभग सभी के आंसर सही आएंगे जिन्होंने भी मेरे साथ पढ़ रखे, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की, ठीक है। तो चलिए आंसर सब क्या आनी चाहिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर किसी भी बोलोगे ऐसे जो नेचुरल मतलब कि जितनी भी होगी ना, तो जो सबसे अधिक लचीला पदार्थ होता है, जो आप बोल सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के तौर पे या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स में जो सबसे अधिक लचीला है वो कौन है? तो वो देखो आपका होता है, ऐसे देखो कि सबसे अधिक लचीला तो वो रबर को जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये भौतिक विज्ञान के अनुसार नहीं है, देखो फिजिक्स के अनुसार बोला, एज पर फिजिक्स। अगर पूरा का पूरा देखोगे जितने भी नेचुरल आइटम्स हैं, जितने मतलब चीज हैं, उन सब में देखोगे जो सबसे लचीला है तो रबर है, ठीक है, नेचुरली। लेकिन यहाँ पे बोला गया भौतिक विज्ञान के अनुसार, देखिए क्या बोला, भौतिक विज्ञान के अनुसार। और भौतिक विज्ञान के अनुसार जो सबसे अधिक लचीला है वो है आपका स्टील, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आप सबको बताया था ना, याद रखना, स्टील ही मैंने करवाया था। फिजिक्स का ही जो पेपर हो रहा था, जो जीएस के पेपर में होते हैं, उसमें जो फिजिक्स का सेशन था उसमें मैंने आप सबको स्टील करवाया था ना, याद होगा सभी को। तो याद रखिएगा फिजिक्स के अनुसार कौन सा है, तो भौतिक विज्ञान के अनुसार फिजिक्स के अनुसार जो आपका स्टील होता है, ठीक है। और ऐसे अगर सारे के सारे सब्सटेंस में से देखोगे जो सभी अवेलेबल है उनमें से आपका रबर होता है सबसे अधिक लचीला, ठीक है। तो दोनों अलग है, देख लीजिएगा, फिजिक्स के अनुसार स्टील के साथ चलोगे और ऐसे बोलेगा तो ऐसे रबर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ये है देखो यहाँ पे आपका कि फॉसिल्स फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? समुद्र के पानी से, चारकोल से, पौधों और जानवरों के विघटन के कारण या अल्कोहल के कारण? तो चलिए सबको बताइएगा क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं ना वो किससे बनते हैं? तो जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं वो देखो आपके बने होते हैं पौधों और जानवरों के विघटन के कारण, इनके कारण जो है देखो फॉसिल्स फ्यूल जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। चलिए अब जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन, जीएस सेक्शन की यहाँ पे लास्ट हो जाएगी, सभी को बतानी अपने अपने आंसर क्या होगा। देखो क्या दिया हुआ है, 1 लाइट ईयर 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी को पता है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो दूरी की मात्रक होती है, ठीक है, ये बहुत बार आता है। दूरी क्या होता है किसका? तो खगोलीय दूरी का, इसको भी याद है, ठीक है, खगोलीय दूरी का होता है, ठीक है। अब कितना होता है इसका मेजरमेंट? तो इसका मेजरमेंट याद रखिएगा वो होता है देखो 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर्स। राइट आंसर होगी देखिए इसकी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए आपकी 30 क्वेश्चन जीके जीएस की सबके अपना स्कोर बताइएगा कितना आपने स्कोर किया है। मैंने 25 टारगेट दिया था, तो आपने आज का टारगेट अचीव किया है या नहीं, ईमानदारी से बताना, ठीक है। चलो कुछ मैथ के क्वेश्चन देख लो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ के क्वेश्चन भी दिखा दिया करो, तो देख लो, वैसे कुछ क्वेश्चन होते नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ना भरने वाला देख सकते हो दिया हुआ है यहाँ पे, 20 मूल्यों का औसत इतना है, मूल्यों में से 3 को घटा दिया गया तो नया औसत क्या होगा, ये सारी चीजें देख सकते हो, इजी क्वेश्चन ही है। पहिए की त्रिज्या इतनी है तो पहिए की परिधि क्या होगी, देख सकते हो, पहिया वृत्ताकार होता है, सबको जानता है, तो उसी बेस पे निकाल देनी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 155 मिनट को घंटे और मिनट में बदलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वैसे कुछ क्वेश्चन आपके हैं नहीं। नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे एन के रूप में दिया हुआ है 102, 101, ये सारे बेसिस हैं। इसी प्रकार से देखो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 टोकरी 35 दिन बुनती है तो 110 टोकरी बुनने में कितने दिन लेगी, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2 करके निकाल देना, उस पर बन जाएगा, ठीक है। तो इजी के बेसिक क्वेश्चन है, वैसे कुछ मैथ के क्वेश्चन देखो है नहीं आपके, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू सभी को मैथ के क्वेश्चन देख लीजिएगा, वैसे कुछ क्वेश्चन है नहीं, जीके जीएस से भी करवाई जा रही है आपके प्रीवियस ईयर में। तो सभी को बताना है कि आज के जो 30 जीके जीएस हुए तो उसमें से आपने कितना क्वेश्चन आज सही किया, सबको बताइएगा, ठीक है, कि आज के 30 में से आपने कितने सही किए, सभी को मैं टारगेट दे रहा हूँ, सभी को बताएगा कि आज के 30 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास का मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। ऑल ऑफ यू गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे देखो अब सीधे कल दोपहर अपनी 1 बजे की क्लास में, ठीक है, सीधे मुलाकात होगी आपसे कल दोपहर 1 बजे। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलता हूँ आपसे कल सीधे कल दोपहर 1 बजे आर्मी की ऑन डिमांड स्पेशल जीके जैसे क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ गुड नाइट।